हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूटेक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, जॉब अपडेट्स की। जॉब अपडेट्स में आपका है यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आपकी आई हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन TG2 टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ITI वालों के लिए ही है। तो और भी जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो, तो वो ये वीडियो ना देखें क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ITI वालों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसके लिए ये वैकेंसी है। पहला ये बात क्लियर कर दूं आपको। बाकी और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या पेपर पैटर्न है, कैसे आपका आता है, सब हम बात करने वाले हैं विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत सेवा आयोग आपका लखनऊ गोमती नगर में आपका ये ऑफिस, इसका जो हेड ऑफिस है ये सब वहाँ से इनका होता है। ठीक है, तो अब मेन पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे और हर एक डाउट्स जो आपके हैं उनको हम समझेंगे। अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया है या कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो वही हमारा काम है, वही हम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पद कोड आपका 826 है। अब जो मेन आपका है, कितनी सीट हैं टोटल, तो अगर हम बात करें टोटल सीट की तो 608 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। एक अच्छी सीट हैं और तैयारी आप अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% है। देखो 608 आपका टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब उसमें अनरिजर्व 245 है और आपका जो OBC वाले हैं उनका 164 है। और अगर हम आगे बात करें तो अनुसूचित वाले 127, आपका 12 और आपका EWS वाले 60 हैं। मतलब EWS की 60 सीटें हैं और आपका OBC का जो नॉन क्रिमिनल होता है वो 164 हैं और आपकी जो अनरिजर्व्ड हैं सामान्य में 245 हैं। SC ST आपका जो SC में आपका 127, ST में आपका 12। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने बोला है कि जब हम आवेदन करेंगे तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट जो आपको देती है पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र, जैसे आपका वोटर ID कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वगैरह वगैरह, तो उसके पास आपके पास होना चाहिए। ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्या उन्होंने लिखा है कि विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, अगर विज्ञप्ति पद जो आपका है उसमें अगर आवेदन संख्या अधिक हो गई है तो वो एक से अधिक पालियों में कराई जाएगी, यानी कि एक से अधिक शिफ्टों में कराई जाती है। आपको पता ही ये चीज़ें, अगर एक से अधिक शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड वो यूज करने वाले हैं, फिर आपके मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, फिर आप बवाल काटेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो आपका हो गया सेकंड पॉइंट, जहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि अगर एक ज़्यादा लड़कियों ने अप्लाई कर दिया तो आपका कई सारे शिफ्ट में ये होगा, और वो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि उक्त पदों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे यूपी के रहने वाले विद्यार्थी हैं वो इस आरक्षण, यानी जो भी आपके आरक्षण, यानी कि OBC SC ST जो भी आरक्षण आप लेने वाले हो वो यूपी के लिए ही है बस। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स बाहरी वाले भी अलाउड हैं, यानी कि जो आउटसाइड यूपी हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आउटसाइड फ्रॉम यूपी, यानी बाहरी जो यूपी से हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 245 सीट्स के लिए ही वो फाइट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने कि केंद्र एवं राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग से सेवा निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पद के लिए अहर नहीं है। मीन्स जिसकी जो पहले से, यानी कि सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी या जॉब कर चुका है राज्य सरकार की, या सेंट्रलाइज्ड रेलवे वगैरह में जो जॉब कर चुका है, जो सेवा से निष्कासित व्यक्ति हैं, यानी कि जिनको सेवा निष्कासित कर दिया गया है, तो इस पद के लिए वो अलाउ नहीं है। तो हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ से क्या पॉइंट हमको समझ में आया, टोटल वैकेंसी 608 हैं आपकी, और क्या है आपका, आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके कई सारे शिफ्ट में पेपर्स होते हैं तो उसका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और ख़ास बात ये कि जो यूपी के रहवासी हैं, निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। जो बाहरी निवासी हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतनमान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेतन के लिए। तो ये आपका मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 लमसम आपका रहता है। ठीक है, आपको ये मिलता है। फिर कट पिट के ले दे के जो भी होता है वो आपका 30-35 या 40 तक लमसम पहुंचता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में कहाँ पे हैं। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे हम वेतन की अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्या है आपका, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मीन्स आपके पास हाई स्कूल होना बहुत जरूरी है। हाई स्कूल अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कतें हैं। हाई स्कूल में आपका साइंस और मैथ होना बहुत जरूरी है, खास बात ये।
और साथ के साथ आपके पास NCVT और SCVT यानी कि आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, यानी कि ये ITI के ट्रेड होते हैं, यही ट्रेड एलिजिबल हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, फिटर का है, टर्नर का है, तो वो सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ही ये एलिजिबिलिटी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपका जो शैक्षिक यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको मालूम चल गई, ओनली फॉर ITI है और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। और ITI में भी इलेक्ट्रीशियन है, ना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ना टर्नर, ना वेल्डर, ना फिटर, कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लाइन है? आपकी नेक्स्ट लाइन जो है उसको समझ लेते हैं। थर्ड है आपका आयु। तो आयु क्या है आपका? दिनांक 1/2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 तक आपका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना जरूरी है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक मानी जाएगी, कब तक ली जाएगी? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/1/2020 तक अगर आपकी एज इसके बीच में रहती है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आपका है कि आयु में छूट। तो आपको जानते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्रामी आश्रित जो भी आपके हैं, प्लस इसमें मूल निवासी यानी यूपी का मूल निवासी होना आवश्यक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जो भी आपको आयु में छूट या सीट वगैरह जो भी आपकी हैं, वहां अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको यूपी का निवासी होना आवश्यक है। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आपके पास पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आप यूपी के निवासी होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर OBC, SC, ST या जो भी आप स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी हैं, जो भी आपके हैं आश्रित, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाकी जो अन्य छात्र होंगे उनके लिए 18 और 40 मैक्सिमम, चाहे वो आउटसाइडर यूपी के जो बाहर वाले हैं कोई भी हों, SC, ST, OBC कोई भी रहेंगे, 40 साल उनका मैक्सिमम होगा। और जो यूपी वाले रहेंगे, ये आउटसाइडर लीजिए आप, ठीक है, और जो यूपी वाले होंगे उसमें अगर OBC, SC, ST में आते हैं तो 45 आपका ऐड और कर लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हर एक लाइन को समझते चलिए, कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट करिए, आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है भूतपूर्व सैनिक जो भी कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो तो उनको क्या दी जाएगी? आपको 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। ठीक है, तो यहाँ बात क्या हुई, आपका वेतनमान क्या होता है, आपकी शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आयु आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और आयु में छूट किनको किनको मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका। अब यहाँ पे इन्होंने और दे रखा है अप्रेंटिसशिप के लिए क्या है कैसे है, ये आप उसको देख लीजिएगा, जो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आरक्षण। तो आरक्षण मैंने आपको क्या बोला, आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, सबसे पहली बात। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो भी आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के वे जो अभ्यर्थी मूल निवासी नहीं हैं, केवल सामान्य और अन्य अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करें। मीन्स मैंने आपको बोला कि जो भी मूल निवासी नहीं है, जो बाहर से अप्लाई करने वाले हैं, वो सामान्य में ही फाइट कर सकते हैं। अब अखा क्या है, अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का चयन नियमानुसार किया जाएगा। मतलब अगर SC के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर जितनी वैकेंसी है उतने अवेलेबल नहीं हुए, मान लीजिए 20 वैकेंसी सपोज दैट है और 20 हमको बच्चे नहीं मिले, तो वो ST वालों से और जो ST में है वो SC वालों से, यानी कि इनका बीच का नियमानुसार जो भी होगा ये चयन कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ SC और ST के बीच में ये चीज़ें होंगी, बाकी OBC और जनरल में नहीं होंगी, याद रखिएगा। ग क्या है आपका, भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित व एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो के नियमानुसार कुल व्यक्तियों का 5% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। यानी कि जितनी आपकी 608 वैकेंसी हैं तो 5% जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये आरक्षित रहेगा। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता संग्रामी, जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो होते हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो हैं होना आवश्यक है, को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण दिया जाएगा। आपका फिर क्या है, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है, अतः विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन ना करें। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए कहते हैं ना कि आपको हर जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो जो विकलांग अभ्यर्थी हमारे हैं, फिजिकल हैंडीकैप बेचारे जो हमारे हैं, उनके लिए ये आवेदन नहीं है, तो प्लीज़ वो अप्लाई ना करें, आपका समय भी और पैसा दोनों ही व्यर्थ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आवेदन शुल्क, यानी कि आपका जो आवेदन है वो शुल्क कितना लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। आपको एग्जाम देना है नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जो यूपी के निवासी हैं उनके लिए 700 रुपये है, बाकी जो अन्य श्रेणी है उनके लिए 1000 रुपये है। तो 1000 रुपीज़ छोटी रकम नहीं होती है। तो प्लीज़ आप शैक्षिक अपनी जो अर्हता यानी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कौन से ट्रेड के एलिजिबल हैं कौन से नहीं हैं, वो देख लेंगे आप, तभी आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और पैसा आप जानते हैं कितनी मुश्किल से आता है। ठीक है, चलिए, तो आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। कोई बोल दे कि हाँ चलो हम जमा कर देंगे बाई हैंड, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन और आप चालान के माध्यम से ही शुल्क जमा करेंगे। शुल्क जमा करने की विधि www.vbpcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से दे होंगे। बैंक चार्जेस मतलब कि भाई हर बैंक का अपना चार्ज, कुछ 2-4 रुपये एक्स्ट्रा होंगे तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क में के मद में जमा की गई धनराशि अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल है, किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी, ना ही स्थानांतरित या किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। यानी कि जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया, जो भी आपका शुल्क लगा, उस शुल्क को आपको रिफंडेबल वो आपका नहीं होगा। याद रखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले हर एक चीज़, आपका एज कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, सब कुछ आप पहले से क्लियर करके उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी प्रमाण पत्र आपके कौन कौन से हैं वो क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। मीन्स उन्होंने क्या लिख दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप लिखित परीक्षा में बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ये कंपलसरी नहीं है। मीन्स लिखित परीक्षा में बैठना ही आपके चयन की सुनिश्चिति नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरा TG2 में हो गया, पहले से वो क्लियर कर रहे हैं ताकि इसमें कोई केस ना कर दें। और आप जानते हैं यूपी वाले केस करने में माहिर होते हैं, वो हर एक चीज़ पे केस कर देते हैं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि अगर आप लिखित परीक्षा में बैठते हैं तो आपका चयन नहीं हुआ है, बस आपने बैठा है, हो गया। ठीक है, विज्ञप्ति पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका वो 31/3/2020 के बाद जारी होना आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सभी चीज़ें आप पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, बराबर पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति यानी जो आपका ये OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर जो आप लेने वाले हैं आपका आरक्षण, वो 31/3/2020 के बाद का जारी होना आवश्यक है। मीन्स 31 मार्च है ना, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना मार्च का होता है, के बाद जारी होना आवश्यक है। और मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जब आप यूपी के निवासी हैं उसका आपको आरक्षण लेना है तो 31/3/2017 के बाद जारी होना आवश्यक है। यानी कि 2017 के बाद, यानी कि 16 का है आपके पास तो वो वैलिड नहीं होगा। 31 मार्च 2017 के बाद जो भी आपका होगा वही वैलिड होगा, उससे पहले वो मान्य नहीं होगा। 16 वाला, 15 वाला, 14 वाला वो मान्य नहीं होगा। वैसे ही आपके OBC NCL के लिए अगर 19 का है, 17 का है, 18 का है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तथा भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश शासनादेश प्रवासित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो, प्रमाण पत्र इत्यादि जो अप्रासंगिक हों उनके अनुसार एक स्वयं सत्यापित हस्ताक्षरित ऑनलाइन पत्र के प्रिंटआउट के साथ जांच के समय कराई जाएगी। तो कहने मतलब इन्होंने ये बोला है कि आपका जो मेन है, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, इसको मैं हेडलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो क्या है आपका मेन कि आपका 31/3/2020 किसके लिए, NCL के लिए है, और 31/3/2017 किसके लिए है, आपका मूल निवास के लिए है। ठीक है, OBC के लिए आपका ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एक बात और है कि जो भी आपका है, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है और मोबाइल है आपका SMS द्वारा प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ये दोनों आप याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि इन वैकेंसीज में थोड़ा डिले होता है तो आप क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, 1-2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। तो हमारा एक विद्यार्थी था, इसका हो गया था, उसके मोबाइल में मैसेज भी आया था, मेल भी आया था, लेकिन उसने क्या किया कि वो ध्यान नहीं दिया उसने। अब बाद में जब आपका वैकेंसी पूरा ओवर हो गया, चयन वैन हो चुका था, उसने उस चीज़ को ध्यान दिया, लेकिन
बैड लक उसका लिखित होने के बाद भी उसका नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आपको याद करके रखना है, भूलना नहीं है कि आपने अप्लाई किया फिर भूल जाओ आप, फिर वही हो जाएगा कि क्या मतलब जब आपने पूरा कर दिया उसके बाद भी आपका नहीं हुआ। तो ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है अभ्यर्थियों की सहायता स्पष्टीकरण नोट। क्या है आपका? दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मीन्स जो भाई दूरस्थ यानी जो डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस यानी जो कहते हैं कि दूर से उन्होंने ITI यानी प्राइवेट ITI कर रखा है, या आपके पास एक्सपीरियंस है कि सर मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, या और कोई ट्रेड है, आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मेरे पास है, मेरे पास फिटर है, मेरे पास ये है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो मान्य नहीं होंगे। साफ साफ ये कई बार ये बता रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है? यदि कोई अभ्यर्थी अर्ध सरकारी या किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है, ठीक है, तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। मीन्स NOC आपके पास होना जरूरी है अगर आप इस संस्था को ज्वाइन करने वाले हैं। आपका नेक्स्ट क्या है? चरित्र, यानी कि चरित्र आपका प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी ना हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। यानी जब आपका रिटर्न हो जाएगा तब की ये बात की पूरी जो भी आपकी क्रियाकलाप है वो है, ठीक है। रिटर्न के बाद ये चीज़ें जब ज्वाइनिंग आप करेंगे तो आपके पास NOC होना चाहिए, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वैवाहिक स्थिति क्या है? ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी पति रखते हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अहर नहीं होंगे। ठीक है, आपको शायद नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा गायब बताता हूँ। मीन जिसने एक से अधिक शादी की हैं और दोनों बीवियां हैं अवेलेबल या दोनों पति अवेलेबल हैं तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये सभी जो पॉइंट्स आपके थे मैरिज कर देता हूँ, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिए। ये सभी पॉइंट आपके जो हैं ये जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप क्वालिफाई होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हमसे पढ़ लेंगे तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका तभी काम आएंगी। ठीक है, अब बात आती है चयन प्रक्रिया कैसे होगी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया को ध्यान से समझते हैं। क्या है कि यह जो आपकी चयन प्रक्रिया है ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये 3 घंटे का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे का होगा। तो प्रथम भाग क्या होगा आपका? प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में नाइलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वास्तुनिक प्रश्न पत्र जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए, 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब आपने 1 क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपको 0 मिल जाएंगे, यानी कि 1 नंबर का 0.25 कट करेंगे। तो कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहर मानना मानते हुए लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान में प्रथम आगे जो अर्जित हैं वो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ें जाना जरूरी है आपके पास है कि 3 घंटे का होगा आपका एग्जाम। इसमें फर्स्ट पार्ट होगा, प्रथम भाग होगा जिसमें कंप्यूटर की जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए। 50 प्रश्न होंगे, नाइलेट जो आप देते हैं CCC वही आपका पूछा जाएगा कंप्यूटर उसी लेवल का। ठीक है, और 50 अंक का होगा वो, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/4 आपका 0.25 कटौती होगी। मिनिमम यहाँ पे 20 अंक पाना अनिवार्य है, यानी कि 20 प्रश्न आपको सही करना जरूरी है। अगर आप सही नहीं करते हैं तो आपका जो द्वितीय भाग होगा, जो आपका ट्रेड का होगा, हिंदी का होगा, वो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और एक बात और, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि प्रथम भाग सिर्फ क्वालिफाइंग है, 20 अंक पाना बहुत जरूरी है। मतलब वही बात हो गई कि क्वालिफाई भी है और इसका मेरिट में ऐड भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो कंप्यूटर अच्छे से पढ़िए, बाकी वीडियोस में डाल दूंगा कंप्यूटर के। ठीक है, डोंट वरी। फिर आपका द्वितीय भाग क्या है? द्वितीय भाग में क्या होगा आपका? सेम वही कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, और क्या क्या होंगे सिलेबस वो देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ मेन पॉइंट्स। तो नाइलेट आपका CCC 50 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा, 20 मार्क पाना अनिवार्य है, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा द्वितीय भाग का अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, और आपका मेरिट में ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। द्वितीय भाग में देखते हैं तो आपका समान अध्ययन व तार्किक ज्ञान जो 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक का होगा।
सामान्य हिंदी बात करें हाई स्कूल स्तर पर तो 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक का होगा। सामान्य अंग्रेजी भी आपकी आएगी, 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक का होगा। और तकनीकी आपका जो ट्रेड होगा इलेक्ट्रीशियन, उससे 150 क्वेश्चन आएंगे और आपका 150 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स, 50 नंबर जो कंप्यूटर वाला है ये ऐड नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका 200 मार्क्स ही होगा। नोट क्या दिया है उन्होंने कि चयन हेतु द्वितीय भाग में, जो आपका द्वितीय भाग है, कम से कम 33.5% पाना अनिवार्य है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 200 में से 67 नंबर से कम पाते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो गए। ये बस मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको 67 पाना ही पाना है, उसके बाद मेरिट आपकी बनती है, वो अलग है। ALP जैसा ही है, ठीक है, जैसे आप ALP में था। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। तो कंप्यूटर वाला जो भाग है उसमें आपको क्वालिफाई होना है बस, और इसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 200 में से 180 190 तक आप खींचिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंक पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यानी 200 नंबर पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। उपरोक्त निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता से सूची पर ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई है। यदि एक से अधिक अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थी पात्र हैं तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अगर आपके पास क्या हुआ, पहला पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 200 नंबर पर ही आपका मेरिट बनेगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि भाई आपका जो 200 नंबर है आपका ये, यानी कि 200 नंबर की परीक्षा होगी, मान लो 2 अभ्यर्थी आपके सेम नंबर पा जाते हैं तो क्या होगा कि जिस अभ्यर्थी ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ठीक है, मीन जिस व्यक्ति ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसको पहले वरीयता दी जाएगी। अगर अप्रेंटिसशिप दोनों ने कर रखी है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। तो यही गवर्नमेंट फायदा होता है कि गवर्नमेंट में आपको जो बेचारे एजेड हो जाते हैं उनको वरीयता दी जाती है, प्राइवेट में उल्टा हो जाता है, वहाँ पे नए लोग को वरीयता दी जाती है। तो मतलब मान लो भाई आप और आपका दोस्त है, दोनों के 200 में से 180 मार्क्स दोनों के आ गए, सेम नंबर आ गए, तो पहले क्या करेंगे कि जिसके पास अप्रेंटिसशिप है उसको वरीयता देंगे। मान लो दोनों के पास अप्रेंटिसशिप है तो क्या करेंगे, जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले वरीयता दे देंगे। मान लो कि आप भाई 28 साल के हो, आपका दोस्त 30 साल का है तो उसको पहले दे देंगे वरीयता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको फिर लड़ाई दंगा नहीं करना है, हर चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 200 नंबर वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर 200 नंबर है तो आपका अप्रेंटिसशिप और आपका जो एज है वो भी आपका रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट है क्या, परीक्षा प्रक्रिया में संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिसका नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध निर्णय लेने का जो अधिकार है वो विद्युत सेवा के पास रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब परीक्षा स्थान कौन कौन से होंगे, तो आपका लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में होगी। अब अभ्यर्थियों संख्या घट बढ़ जाएगी तो परीक्षा में स्थान और बदलाव कर सकते हैं वो, और घटा बढ़ा भी सकते हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। आवेदन कैसे करना है, तो आपको आवेदन जाना है www.uppcl.org में, अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द आपका जो ये वैकेंसी है। यहाँ पर कैसे होगा मैं आपको पूरा हर चीज़ बताऊंगा डिटेल में, जब आपकी वैकेंसी जब आपका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा हर एक स्टेप को आराम से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रवेश पत्र क्या होगा, अभ्यर्थी का जो प्रवेश पत्र होगा वो डाउनलोड कहाँ कर सकते हैं आप वहीं से करेंगे जहाँ से अपना अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, जब आएगा तो बता दिया जाएगा आपको कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, अप्लाई आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि अन्य विवरण व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से कार्यालय में भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सोचो कि मैं ऑफलाइन बढ़िया लिख के भेज दूं, मिल जाएगा, नहीं, आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां उपरोक्त 7 में जो दी गई हैं उनका जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब आपका जांच होगा, यानी कि आफ्टर जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद जितने भी जो भी आपने आरक्षण के लिए लगाए हुए हैं कागजात सब आपको लगाने पड़ेंगे। इनकेस अगर आप नहीं पाए जाते हो कागज़ के अनुसार तो आपका जो निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब पारदर्शिता यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, ताकि आपको विश्वास रहे कि आपका जो एग्जाम हो रहा है बहुत ही नीट एंड क्लीन हो रहा है, आप सरकार पे क्या करो, विश्वास करो। तो उसके लिए क्या उन्होंने बोला है कि भाई आपका जो प्रश्न पत्र है वो सही हल के अनुसार आपका 2 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पर वो अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि आपने पेपर दिया, आपने कौन सा आंसर टिक किया था, सब कुछ आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और 3 दिन तक आपके पास समय रहेगा कि आप उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको लगता हो कि हाँ आपका ये रॉन्ग है, सही है, गलत है, वो आप उसमें दे सकते हैं। वो
वो बात की बात है लिखित परीक्षा की, ठीक है। लास्ट में आपका जो होता है, जो भी आपका विवाद होगा वो लखनऊ में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है आपकी, आवेदन करने की तिथि आपकी है 1/7 से 22/7, यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 22 जुलाई तक ये समाप्त कर दिया जाएगा। जो आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां हैं वो क्या है, 1/7 से 22/7 है। चालान द्वारा क्या है, 1/7 से 24/7, यानी जो चालान ऑफलाइन करेंगे तो 24 यानी 2 दिन आपको और टाइम दे दिया जाता है। और जो परीक्षा की संभवतः अवधि है वो अगस्त में द्वितीय सप्ताह, यानी कि अगस्त 2020 के सेकेंड वीक में चांसेस हैं कराने के। अब कोरोना है इस समय तो चांसेस हैं, यानी कि वो घट बढ़ भी सकता है, लेकिन वैकेंसी आ चुकी है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको फिलअप करिए, तैयारी करिए, एग्जाम तो होगा ही होगा, आज नहीं कल तो होगा ही, सिंपल सी बात है, कराएंगे जरूर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका नॉमिनेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने काफ़ी टाइम दिया पढ़ने के लिए, कारण क्या था, आपने देखा कि हर एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि कुछ भी हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप जॉब के लिए किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, आपको खुद से हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए लाइन बाय लाइन, तो आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर यहाँ पे दिक्कत मुझे आई है, हर एक चीज़ जो भी होगा मैं क्लियर करूँगा। और एक बात और है कि जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए छात्र कई सारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी TG2 में। नहीं विश्वास है तो मैं आपको उनसे बात भी करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा चैनल है, आप जानते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है, आप जो भी आपके नए वीडियोस आने वाले हैं तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, यहाँ पे आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप है आपका यहाँ पर, ठीक है। और आपका फेसबुक पेज है। सेकंड चैनल आपका एकेडमियंस है, यहाँ पे हम 6 to 12 के लिए तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी सब कुछ यहाँ पे फुलफिल करेंगे। जो भी आपकी और भी इच्छाएं होंगी आप कमेंट में कमेंट करिए, मोस्ट वेलकम आपका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रिपरेशन स्टडी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।